नमस्कार, टाइम्स नाउ नवभारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। संभल में अखिलेश यादव के सांसद बर्क के घर बाबा का बुलडोजर चला, आगे क्या? सवाल यह भी कि जुमे पर सख्ती के बीच एएसआई के निरीक्षण में क्या क्या मिला? क्या लगातार सरकार के एक्शन के बाद समाजवादी पार्टी विक्टिम कार्ड खेल रही है? सवाल यह भी है कि योगी ने सनातन का प्रण लिया, औरंगजेब का नाम लिया, तो बेचैन क्यों है और कौन है? संभल में आज सांसद बर्क के अवैध निर्माण पर बाबा का बुलडोजर चला। नगर निगम की टीम ने बर्क के घर के पिछले हिस्से में बनी सड़क पर सीढ़ियों को तोड़ दिया। वहीं बिजली चोरी के आरोप में बर्क पर करीब 2 करोड़ का जुर्माना लगा है। इस बीच एएसआई की टीम ने 22 जगहों का निरीक्षण किया है। वहीं सीएम योगी ने आज अयोध्या के दौरे के दौरान एक बार फिर से सनातनी प्रण लिया। योगी ने औरंगजेब का जिक्र किया और यह तक कह दिया कि सनातन पर आक्रमण करने वालों की दुर्दशा ही हुई है। सवाल है कि क्या योगी ने साफ साफ बता दिया कि सनातन से टकराने वालों का हश्र क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर डिबेट, लेकिन पहले रिपोर्ट को देखिए। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले हिंसा के नंबर 1 आरोपी मामले में एफआईआर, फिर बिजली चोरी का आरोप, एफआईआर, घर का बिजली कनेक्शन कटा और 1 करोड़ 91 लाख का जुर्माना, और अब बर्क के घर पर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चला है। आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए बर्क ने इस घर पर अवैध निर्माण कराया था। आज सुबह नगर प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर पहुंची और घर के पिछले हिस्से में बनी सीढ़ियों को तोड़ दिया गया। बिल्डिंग को लेकर जिला प्रशासन पहले ही बर्क को नोटिस भेज चुका था। जो घर के बाहर के पीछे का जो हिस्सा था, उसके यहाँ पे जो सीढ़ियां बनी हुई थी, अब देखिए यहाँ पर जो सीढ़ियां हैं इनको यहाँ पर तोड़ दिया गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियां लगाई गई थी, ये घर के पीछे का हिस्सा है और ये जो सीढ़ियां बनी थी इनको देखिए यहाँ पर तोड़ा गया है। और ये सपा सांसद जियाउर रहमान के घर के पीछे का हिस्सा है। और ये जो बिल्डिंग बनाई गई थी इसको लेकर भी काफी ज्यादा जो विवाद चल रहा था। इनफैक्ट जो जिला प्रशासन है उसने नोटिस भी दिया था। We request ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब कि आप एक नया मंत्रालय बनाओ, मुस्लिम हटाओ मंत्रालय, क्योंकि आपका जो बुलडोजर है वो बहुत सिलेक्टिव है, वो मुसलमानों पे गिरता है। जब भी कोई आपका पुलिस का फोर्स का काम होता है तो वो पीडीए पे हमला करता है। इस बीच सांसद बर्क के पिता ममलुकुर रहमान बर्क का बिजली विभाग को धमकाने वाला वीडियो प्रशासन ने जारी किया है। बर्क के पिता धमकी देते हुए कह रहे हैं, अगर सरकार बदली तो तुम्हारा कबाड़ा कर दिया जाएगा। और बदल जाएगा तो ये सरकार रहेगी ना तो तुम्हारा कबाड़ा कर सकते। इस मामले में बिजली विभाग की तहरीर पर सांसद बर्क के पिता के खिलाफ भी मामला दर्ज हो चुका है। इस बीच सांसद बर्क ने एक बार फिर विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश की और सोशल मीडिया पर लिखा, हक और इंसाफ की लड़ाई को रोकने के लिए किस हद को पार करा जाएगा? झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने और बदनाम करने वालों को देश और दुनिया की आवाम देख रही है। 24 तारीख को संभल में जो कुछ भी नाइंसाफी हुई, ये सब जो भी हो रहा है उससे ध्यान हटाने के लिए करा जा रहा। मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी कौम के साथ जो जुल्म हुआ उनको इंसाफ मिलना चाहिए। उनको इंसाफ नहीं मिल पाए, ये इसीलिए हो रहा। मैं अपने लोगों की आवाज हमेशा उठाता रहूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, यह वक्त भी गुजर जाएगा। बर्क विक्टिम कार्ड खेल रहे, लेकिन बीजेपी समाजवादी पार्टी पर संभल हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप लगा रही। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है, पत्थरबाजों की पार्टी है। ये तुष्टीकरण के नाम पर पत्थरबाजों को बैक करते हैं और हिंदुओं के बारे में कुछ नहीं कहते, क्योंकि इनको लगता है कि हिंदू जो है वो सेकंड क्लास सिटीजन है। संभल का सच यही है कि सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए समाजवादी पार्टी इस पूरी साजिश की मास्टरमाइंड थी। समाजवादी पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने मीटिंग्स करी और उन्हें इंश्योर करा कि भीड़ जो है पथराव करे, जिससे कि कम्युनल हार्मनी उत्तर प्रदेश की बिगड़े। ये सब साबित यही करता है कि समाजवादी पार्टी की मंशा दंगे भड़काने की थी। आज जुमे के दिन संभल का मुद्दा फिर गरमाया। जुमे की नमाज को देखते हुए संभल में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी गई। इस बीच खबरों की माने तो बर्क ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात का भी समय मांगा है। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर रहे। योगी ने हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और फिर एक बार बटेंगे तो कटेंगे नारे की तर्ज पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए हिंदुओं के साथ हुए अत्याचार की याद दिलाई। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है?
पाकिस्तान में क्या हुआ था, इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था, और क्यों किया था, उसके पीछे की नीयत क्या थी। उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संबल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के विस्तात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुगल आक्रांता औरंगजेब का भी जिक्र किया और साफ साफ कहा कि जिसने सनातन और हिंदू मंदिरों को मिटाने की कोशिश की उसकी दुर्गति हुई। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। वे फैले फुले नहीं हुए होंगे, लेकिन उन्होंने दिखाया आपको। और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसके वर्तमान खानदान। मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुणे किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है। साफ है सीएम योगी आदित्यनाथ इतिहास की याद दिलाकर भविष्य के लिए सचेत कर रहे हैं। क्या योगी ने सनातन को बचाने के लिए कट्टरपंथियों से रण लेने का प्रण ले लिया है? सवाल यह भी है कि अखिलेश के सांसद वर्ग के घर पर अब बुलडोजर चला, आगे क्या होगा? सीएम योगी का बुलडोजर एक्शन सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत ही हो रहा। अब समाजवादी पार्टी क्या नैरेटिव गढ़ेगी? सवाल यह भी है क्या सीएम योगी ने साफ कर दिया है कि उनके राज में धमकी देने वालों को करारा जवाब मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो चलिए आपने रिपोर्ट देखी, आपका परिचय मैं आज के मेहमानों से करवाता हूं। शलभ मणि त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, सुजाता पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ी हैं, दानिश कुरैशी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर, फराज किदवई है समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता, आतिकुर रहमान है इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शलभ मणि, आपसे शुरू कर रहा हूं और पहला सवाल यही है कि सपा ये कह रही है कि जिस तरीके से आप लोग एक्शन ले रहे हैं तो एक अलग मिनिस्ट्री बना दीजिए और उसमें मंत्री जिसको मनो बना दीजिए मुस्लिम हटाओ मंत्रालय। नहीं, अब वो चाहते हैं कि कोई बिजली चोरी करे उस पर कार्रवाई न की जाए। वो चाहते हैं कोई दंगे भड़कवाने का प्रयास करे उस पर कार्रवाई न की जाए। वो चाहते हैं कि कोई पब्लिक प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठा रहे उस पर कार्रवाई ना हो। तो उसके लिए समाजवादी पार्टी किसी का भी पक्ष लेने के लिए खड़ी हो सकती है। आप देखिए, पहले तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, बिजली चोरी मिलती है वहां पर कार्रवाई होती है, उस पर सवाल खड़ा करते हैं। जो लोग दंगे में शामिल थे, जिन्होंने दंगा करने का प्रयास किया, उनके हाथों में किस प्रकार से हथियार पहुंचाए गए और कौन से लोग थे, किसके कहने पर वहां गए थे, किनसे जुड़े हुए लोग थे, उन पर कार्रवाई होती है तो भी समाजवादी पार्टी को दर्द होता है। और ये इनका इतिहास है, पहली बार नहीं है। उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए थे और जब सीरियल धमाकों के बाद बहन मायावती जी की सरकार में केंद्रीय और राज्य की एजेंसियों ने मिलकर आतंकवादियों को पकड़ा
तब समाजवादी पार्टी ही थी जिसने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए और कोर्ट को यह कहना पड़ा कि सिर्फ मुकदमे वापस मत लीजिए, इनको आप पद्म विभूषण दे दीजिए इन आतंकवादियों को। यह चरित्र है समाजवादी पार्टी का। इनको लगता है कि ये तमाम तरह की अवैध गतिविधियां होती रहें और सरकार कार्रवाई न करे, तो ये नहीं हो सकता। रूल ऑफ लॉ है देश में भी, उत्तर प्रदेश में भी। जो इस प्रकार की चीजें करेगा उस पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई हो। और जहां तक जिन्होंने ये कहा है कि केवल मुसलमानों पर कार्रवाई हो रही है, मैं उनको 50 नाम ऐसे गिनवा सकता हूं। विकास दुबे कौन सा मुसलमान था, वहां पर भी कार्रवाई हुई। ऐसे बहुत से नाम है, लेकिन क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति करनी है, बांटने की राजनीति करनी है, इसलिए इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करेंगे। लेकिन इनकी इस प्रकार के आरोपों से, इस प्रकार के आक्षेपों से कार्रवाई नहीं रुकने वाली। जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी। ठीक है फराज खिद भाई, तो आप लोग ये चाहते हैं कि धर्म विशेष के नाम पर कानून से छूट मिल जाए, वरना आप लोग कहेंगे कि मुस्लिम है इसलिए कार्रवाई कर दी। राकेश जी, देखिए मैं तो ये समझता था कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का हम लोग ही खाली विरोध करते हैं, लेकिन आज मुझे अंदाजा ये हुआ कि आप भी धुर विरोधी हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। एक तरफ तो मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग क्यों ढूंढना, एक तरफ मोहन भागवत जी ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने के लिए ये मंदिर मस्जिद वाली बातें कर रहे हैं, और आप आज फिर मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की डिबेट कर रहे हैं। तो हमको ये जान करके खुशी हुई कि चलिए कम से कम आपने आरएसएस के खिलाफ एक स्टैंड लिया और मोहन भागवत जी की बात से असहमत हैं। ठीक, दूसरी बात भाई एक मिनट सर, एक मिनट। आपने व्यक्तिगत तौर पर बोला तो व्यक्तिगत तौर पर जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। सर एक बात मैं हर पैनलिस्ट से कहता हूं, यहां पर सवाल का जवाब देने के लिए बुलाया जाता है, सवाल पूछने के लिए मैं हूं, सवाल का जवाब आप देंगे। तो सर ये पॉलिटिक्स वोट बैंक वाला खेल मेरे सामने मत खेला करिए। अगर ये खेल खेलना है सर, घर आइए, चाय पिलाऊंगा, आप मुझे अपना वोटर बनाने की भरपूर कोशिश करिए, मुझे अच्छा लगेगा तो सोचूंगा। ये हर पार्टियों के लिए बात है, चाहे आप हो, बीजेपी हो या कोई पार्टी हो। तो सर ये पॉलिटिक्स वाला खेल मत खेला करिए, सीधा साधा जवाब दिया करिए। नंबर एक बात, सवाल मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि आप लोग ये चाहते हैं कि धर्म विशेष के नाम पर छूट मिले, वरना मुस्लिम कार्ड खेलेंगे। मुख्तार के बेटे ने कहा था विधानसभा चुनाव में, आने दो सपाहियों का शासन, देख लेंगे क्या होगा। आपकी पार्टी के प्रवक्ता कह चुके हैं कि गोरखनाथ धाम पर बुलडोजर चला देंगे, उधर की ओर बुलडोजर घूम जाएगा। और अभी आपके ही प्रवक्ता ने कहा है कि मुस्लिम हटाओ, मंत्रालय बनाओ। तो सर हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, पहले अपने पार्टी में मंथन कर लीजिए और अपने पार्टी में एक सर्कुलर जारी करवा दीजिए। कोई नेता प्रवक्ता इस तरीके का बयान नहीं देगा। बहुत अच्छा हुआ राकेश जी कि आपने अब्बास अंसारी के उस बयान का जिक्र कर दिया। अमीर जमई, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अब अब्बास अंसारी ने चुनाव में कहा था, ठीक है। के बेटे की बात की, हाँ, यस, ठीक है, हाँ, ठीक है सर, अब्बास अंसारी की भी आपने बात की। यस। तो अब्बास अंसारी पे पहले जवाब ले लिए, फिर अमीर जमई की बात का जवाब ले लिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि अब्बास अंसारी उस पार्टी से विधायक थे जो भारतीय जनता पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी कंधे से कंधा मिला करके उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के जो अलाई हैं, उनके बेटे अब्बास अंसारी अगर कोई ये स्टेटमेंट देते हैं तो सलम मनीष त्रिपाठी जी को सफाई देनी चाहिए, ना समाजवादी पार्टी को। पांडे राकेश जी, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना कि हम व्यक्तिगत हो जाते हैं, आपको हमारे सवालों का भी जवाब देना पड़ेगा। आप हर चीज में समाजवादी। तो सर सवाल का जवाब मैं दूं या शलम मणि से दिलवा दूं? सवाल का जवाब मैं दे दूं या शलम मणि से दिलवा दूं? अरे अब्बास अंसारी को हमारे नहीं, चलिए अभी अब्बास वाला फाइनल कर लेते हैं। बोलिए शलम मणि। देखिए, अब्बास अंसारी चाहे किसी भी पार्टी से विधायक हो, उनको एक बात तो पता है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके परिवार की, उनके पिताजी की गुंडई अराजकता नहीं चलने वाली। इसीलिए वो बार बार कहते हैं, आने दो समाजवादी पार्टी की सरकार, आने दो हमारी हुकूमत, उसके बाद देखना हम किस प्रकार से कोहराम मचा देंगे। उनको भी पता है, उन्हीं को नहीं, हर गुंडे को, हर अपराधी को, हर माफिया को पता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी तो उसकी बल्ले बल्ले होगी। आज योगी जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं तो माफियाओं की खाट उजड़ चुकी है, उनकी बाजार उजड़ चुके हैं, उन पर कार्रवाइयां हो रही हैं। तो ये तो कोई नई बात नहीं है, यह अब्बास ही नहीं
नहीं, हर गुंडे, हर माफिया को पता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार उसकी खुद की सरकार है। उस सरकार में उसको संरक्षण मिलता है, उसका अपहरण का कारोबार चलता है, उसका हत्या का कारोबार चलता है। वरना अतीक अहमद को किस पार्टी ने पाला पोसा? अतीक अहमद जो गली का गुंडा था, उसको उठाकर संसद में भेजने वाला काम किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया। मुख्तार अंसारी का इंक्लाइनेशन किस पार्टी से? उनके परिवार के लोग कौन सी पार्टी में है? मुख्तार अंसारी के खानदान के लोग कौन सी पार्टी में? जरा ये भी बता दीजिए। तो ये तो वो पार्टी है जिसमें अपराधियों को खूब परवरिश मिलती है, खूब संरक्षण मिलता है। और इसी दम पर अब्बास ने कहा कि आने दो समाजवादी पार्टी की हुकूमत, मुझे और आप बचा नहीं, लो। मैं इसमें आता हूं। ये बहुत अच्छी आपने बात छेड़ी, और मैं फराज किदवई जी बहुत ज्यादा, आप समझिए क्या है, आपने बहुत अच्छा कहा ना कि अब्बास अंसारी का नाम मैंने लेकर बहुत अच्छा किया, तो वाकई आपने भी ये तार छेड़कर बहुत अच्छा किया। अब मुझे एक बात बताइए और पिन पॉइंटेड जवाब दीजिएगा, फिर आपकी सारी बात सुनूंगा। जब अब्बास अंसारी को टिकट मिला तो सुभाषपा का गठबंधन किस पार्टी से था? सुभाषपा का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से आज की तारीख में है कि नहीं? अरे आज की तारीख नहीं, आज की तारीख नहीं, नहीं यहीं पर नहीं, आप एक अरे फराज किदवई अब्बास अंसारी को जब टिकट मिला तो ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी है सुभाषपा, उसका गठबंधन सर आप लोगों की पार्टी से था, समाजवादी पार्टी से था। और तब यह कहा गया था कि डायरेक्ट टिकट नहीं देना है, इसलिए ओम प्रकाश राजभर के थ्रू आप लोगों ने टिकट दिलवा दिया। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन आपको लग गई? अरे वाह, क्या मतलब राकेश जी, मैं आपको नहीं तो था कि नहीं आपकी पार्टी से गठबंधन? इंफॉर्मेशन है कि किसने कहा किसको टिकट दिला दिया। कसम से आप राकेश जी बिल्कुल तारीफ के लायक हैं। अब मुझे जवाब देने दिए राकेश जी। बोलिए। शलभ मनी जी अभी गुंडे माफियाओं की बात कर रहे हैं। माननीय विधायक जी, मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि आपके 49% मिनिस्टर्स ने खुद डिक्लेयर किया है कि उनके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं, और 44% आपके माननीय मंत्री ऐसे हैं कि जिनके अगेंस्ट सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसमें डकैती भी आता है, जिसमें हत्या भी है, और जिसमें हत्या की साजिश भी है। तो जिसकी आधी मिनिस्ट्री राकेश जी क्रिमिनल से भरी हो, वो क्रिमिनल्स की बात करेगा। तो बात तो ठीक है ना, फिर तो आप भी नहीं, अगर आप ये तर्क दे रहे हैं सर, तो जिसने अतीक को अतीक बना दिया, जिसने मुख्तार को मुख्तार बना दिया, अतीक के बेटा जिसने पुलिस पर गोली चलाई, सर ये आप लोग पहली बार थोड़े नहीं मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं। उस असद का एनकाउंटर हो जाए तो आपकी पार्टी के मुखिया कह रहे हैं भाईचारा खराब हो गया। ठीक है, मंदिर की बात आ गई तो आपकी पार्टी के महासचिव कह रहे हैं सौहार्द बिगड़ रहा है मंदिर खुलने से। सर तो क्या राकेश जी क्या आप ये मान रहे हैं कि अतीक की हत्या सरकार ने कराई? नहीं, अतीक को अतीक किसने बनाया? अतीक को अतीक किसने बनाया? और ये नहीं, मैं आऊंगा इस पर, मैं आऊंगा फराज किदवई मैं आऊंगा सर, रुक जाइए, 3 मेहमान अभी वेट कर रहे हैं। आऊंगा सर, आऊंगा। और आप बहुत खूबसूरती से संभल से भागने की कोशिश कर रहे हैं, संभल पर लौट के दोबारा आऊंगा। ना हम संभल से भागेंगे। नहीं ठीक है। सुजाता पांडे आप कुछ कह रही थी, इशारा कर रही थी, फिर अतीकुर रहमान और दानिश आपके पास आता हूं। कि मैं ये कह रही थी कि 17 पार्टियां थी जो गई थी सुप्रीम कोर्ट ये अर्जी लेके कि पॉलिटिशियंस को इम्यून रखा जाए किसी तरह के कार्रवाई से। जब भी अगर किसी भी अपराध में फंसे तो उनपे कोई तरह का केस मुकदमा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी झाड़ लगाई और कहा कि आप इम्यून नहीं हैं। तो ये बात जो यहाँ पे आके हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, ये सारी दलीलें वहां दी गई थी कि भाई सरकार हमें फंसाने की कोशिश करती है, कभी बुलडोजर चलाने की कोशिश करती है, कभी ईडी में फंसाने की कोशिश, ये सारी दलील दी गई थी और इनसे बेहतर दलील दी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल वहां से भगा दिया, कह के कि आप क्या सो के ये सोच रहे थे। तो मेरा कहना यह है कि जब ये बात साबित हो गई कि वो बिजली की चोरी कर रहे थे, और वो इससे भी साबित हो गई जब उनके घर में बीपीएल के जो लोग होते हैं उनसे भी कम रीडिंग आई हुई थी, जबकि उनके घर में एसी, फ्रिज, कंप्यूटर, लोग आने जाना सब कुछ हुआ था। जो 200 गज का मकान था, 3 मंजिला बिल्डिंग थी, और तभी जो बिजली का बिल था कुछ महीनों में 0 भी आया हुआ था। और जब स्मार्ट मीटर बना तो बिल्कुल बिजली बिल बिल्कुल उलट हो गया। तो आप इसको क्या कहेंगे? हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। जब सामने चोरी पकड़ी गई तो आप क्या कहेंगे कि भाई हम पे कार्रवाई मत करो क्योंकि हम सफर वर्क है, और या फिर हमारा फिर कहेंगे सुजाता पांडे ना कि ये दानिश कुरैशी फिर कहेंगे कि मुस्लिम हटाओ मंत्रालय बना दो। तो देखिए इन्होंने तो आतंकवादियों तक के लिए लॉबिंग की, जो भी सलाम त्रिपाठी जी बता रहे थे। एक बार मैं जरा सबके पास बोलूं जल्दी से। दानिश, फिर उसके बाद मुस्लिम हटाओ मंत्रालय बना दो, ये तर्क ठीक है क्या? देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी का क्या तर्क है वो सवाल आकर ये है कि जिस तरीके से
को निशाना बनाओ, मंत्रालय बनाओ, ये मुझे लगता है कि ये ज्यादा मुनासिब है, क्योंकि अकेले बुलडोजर की, अकेले बिजली की या अकेले एक व्यवस्था की बात नहीं है। मुसलमानों को निशाना बनाओ मंत्रालय बनाया जा सकता है, या बनाया ही है, एक अनडिक्लेयर मंत्रालय है ही। क्योंकि मामला ये होता है कि जब मुसलमान होता है तो उसके लिए सारे कानून इस्तेमाल किए जाते हैं, अच्छी बात है, किए जाने भी चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, विक्टिम कार्ड मंत्रालय बनाना चाहिए। अरे मोहतरमा आप बोल रही थी, मैं विक्टिम कार्ड, क्योंकि हर बार आप विक्टिम कार्ड ही खेलने लगते हैं, पकड़े जाते हैं तो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। देखिए ऐसे इंटरप्ट करेंगी तो फिर नहीं, ये इंटरप्ट करेंगी तो नहीं चलेगा ना। नहीं, आतंकवाद। ठीक है सुजाता एक बार दानिश को पूरा कर लेने दीजिए, बोलिए दानिश। समर्थन करते तो विक्टिम कार्ड खेलने, नहीं, ये ऑपरेसिंग कार्ड जो आप इस्तेमाल करती है ना, कि दूसरा जो किसी पैनलिस्ट है उसके बोलने का वक्त भी आप ले लेंगी, तो ये भाजपा के शासन नहीं होता है। रुक जाइए, मैं हूँ दानिश, उसकी चिंता मत करिए, वो देखने के लिए मैं हूँ। सुजाता प्लीज एक बार पूरा करने दीजिए दानिश को। दानिश अपनी बात पूरी करिए। मैं किसी के भी, हाँ, तो अब सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इसी की बात की जाए, विक्टिम कार्ड की बात की जाए, या आरोप और प्रत्यारोप की बात की जा रहा है, तो मैं ये कह रहा हूं कि वहां के पूर्व मुख्यमंत्री, समाजवादी के मुखिया ये कह चुके कि विधानसभा के वो नक्शा कहाँ है, नक्शा पास है। तो मैं ये कह रहा हूं कि एक बार योगी सरकार वो नक्शा भी तो बाहर निकाल दे कि भाई वो पास है या नहीं है, जो बार बार पूर्व मुख्यमंत्री पूछ चुके। पूर्व मुख्यमंत्री भी तो एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है या नहीं होता है, पूछ लीजिए। ये अमित भाई दानिश सुनिए ना, दानिश सुनिए, अगर आपको लगता है कि विधानसभा गलत तरीके से बन गया, चले जाइए सर कोर्ट, सरकार को घसीट कर लेकर आइए कोर्ट में। तो सर लेकिन आप ये तर्क देकर आप जस्टिफाई करना चाहते हैं कि आप विशेष धर्म से हैं तो इसलिए मकान का नक्शा ना देखा जाए, इसलिए बिजली मीटर की रीडिंग 0 आ जाए तो खुली छूट मिल जाए, 2 किलोवाट का कनेक्शन लेकर 16 किलोवाट खपत करिए, छूट मिल जाए। अच्छा सुनिए, देखिए मैं आपको ये कहता हूं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बाकी इसीलिए तो मैं कह रहा हूं ना कि मुसलमान अत्याचार मंत्रालय। अरे इसमें मुसलमान कहां से आ गया भाई? मुसलमान है, सुनिए दानिश, मुसलमान कहां से आ गया? रोटी खाने की, लोगों को चलने के लिए सड़क है, उस सड़क पर बना लिया सीढ़ी। अच्छा सुनिए, वो मुसलमान है, इसके लिए उसको खाने के लिए, रोटी के लिए भी सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल करना पड़ेगी। नहीं, बिल्कुल नहीं, और अगर अजय कुमार नहीं, बिल्कुल नहीं है वो उसके ऊपर कोई, नहीं, बिल्कुल ये नहीं है दानिश, सुनिए, बिल्कुल ये दानिश नहीं है, उस पर कोई नहीं है पारो, नहीं, उस पर कोई एफआईआर नहीं होगी। नहीं, आतिकुर रहमान, रुकिए दानिश रुकिए, आतिकुर रहमान, क्या आप भी इस बात के पक्ष में हैं कि मुस्लिम है चूंकि तो इसलिए एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए भाई? नहीं तो कहेंगे कि मुस्लिम है और सरकार मुस्लिमों के खिलाफ है। सीढ़ी सड़क पर बनाएंगे, तोड़ना मत, क्योंकि मुस्लिम के घर की सीढ़ी है। उस गली में 10 लोगों की सीढ़ियां तोड़ी गई हैं, लेकिन हल्ला मच रहा है क्योंकि बर्क सांसद मुसलमान है, इसलिए हल्ला मच रहा है। उनकी पार्टी की पूरा जो शीर्ष नेतृत्व कह रहा है कि मुसलमान सांसद हैं। तो ये धर्म विशेष के नाम पर छूट क्यों चाहते हैं? नहीं राकेश जी, धर्म विशेष के नाम पर झूठ नहीं हम बताना चाह रहे हैं। हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये बर्क साहब के खिलाफ जितने भी इल्जामात हैं, मैं कम से कम इतनी गारंटी आपको दे सकता हूं कि ये स्टेट लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में खड़े होके फूट के रो के दुहाई नहीं मांगेंगे कि भाई मेरे साथ अन्याय हो रहा है, जिस तरह से योगी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जब थे तो मांगा करते थे। दूसरी बात, शलभ मणि त्रिपाठी अगर चाहे तो सिर्फ 6 केसेस बता दें जिसमें खुद योगी जो लिप्त थे अपने केसेस में, क्रिमिनल ऑफेंसेस के चार्जेस इनके खिलाफ थे, और चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में अपने ही खिलाफ चार्जेस इन्होंने रद्द किए। 6 केसेस मुझे हम बता दीजिए, जनता जानने की कोशिश करेगी। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपने कहा राकेश पांडे जी कि मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो आप ये नहीं, मैंने ये नहीं कहा। आतिकुर रहमान, पहले क्लैरिफाई करिए। मैं आ रहा हूं शलभ मणि, आधा मिनट दीजिए, क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत तौर पर बोला। मैंने ये नहीं कहा कि मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलते हैं, तो सर मिसकोट मत किया करिए। मैंने ये बोला कि बर्क चूंकि सांसद है और मुसलमान है तो मुस्लिम वोट बैंक का कार्ड खेला जा रहा है, मुसलमान वाला कार्ड खेला जा रहा है। मैंने सभी मुसलमानों के लिए बात मत कही, जनरलाइज मत किया करिए। मैं पहले आपको बता रहा हूं, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हो सकता है आपने नहीं कहा हो, लेकिन शलभ मणि जी ने भी कहा। तो जो कहा उसको कोट करके कहिए, मुझे कोट मत करिए, दोनों ने, और किसी और को भी गलत कोट मत करिए। इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो अभी बात चली थी कि मुसलमान विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देता है, तो मैं पूछना चाहूंगा ना शलभ जी कि वो पार्लियामेंट में जो योगी रो रहा था
वो क्या था, विक्टिम कार्ड नहीं था वो। तो ठीक, अच्छा चलिए उस पर भी आता हूं, अभी इस पर भी आता हूं। शलभ मणि जवाब दीजिए। देखिए, वो जिस घटना का आप जिक्र कर रहे हैं, बहुत हौसले के साथ जिक्र कर रहे हैं, उसी घटना ने आज आपको इस अंजाम तक पहुंचा दिया है कि आज आपको दुहाई लगानी पड़ रही है, गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, और आपको जो पार्टी आपको संरक्षण देती है उसकी क्या हालत पूरे देश में हो गई, ये सब देख रहे हैं। ये जुल्म, और जो आपने जुल्म की इंतहा की थी, उसी का नतीजा है कि आज देश में और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत मजबूती से है। आपने एक सवाल मुझसे पूछा, तो आप लोग तो गए थे सुप्रीम कोर्ट तक, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे नाक रगड़ के आए थे कि योगी जी के खिलाफ दोबारा से मुकदमे खुलवा दीजिए, उनके मुकदमों की, आप जो मुकदमे खत्म हुए हैं उनको दोबारा से रीओपन करा दिए, इन्वेस्टिगेशन करा दीजिए। वहां से लताड़ लगा के वापस क्यों आ गए? देश की सुप्रीम कोर्ट ने आपको भगा दिया, और ये कहते हुए भगा दिया कि ये पॉलिटिकल मुकदमे थे, ये सारे मुकदमे केवल एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को परेशान करने के लिए दर्ज किए गए थे। तो वहां तो आप कुछ कह नहीं पाए सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर। इस टीवी डिबेट में जरूर आप झूठ फैलाने का प्रयास करते हैं कि मुकदमे वापस लिए गए। जो भी मुकदमे थे वो सारे मुकदमे समाजवादी पार्टी की सरकार ने लगाए थे, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पे आप सब जाके नाक रगड़ के आ गए। सुप्रीम कोर्ट ने आपको भगा दिया। और आप कौन से विक्टिम हैं, आप कितने शरीफ हैं, आप कितने सज्जन हैं, आप कितना रूल ऑफ लॉ को मानने वाले हैं, ये देश उस बात से भी जानता है कि आप कहते हो कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और 15 मिनट के लिए सेना हटा दो, फिर देखो इस देश में हम क्या करते हैं। तो आज पुलिस और सेना की ताकत क्या है, इस देश के संविधान की ताकत क्या है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की ताकत क्या है, ये आपको समझ आ गई होगी। चलो भाई ठीक है। अब अतिकुर रहमान, जिस फैसले पर कोर्ट ने मुहर लगा दी और आपकी बात को सुनने से ही कह दिया कि तो तर्कहीन बात आप लेकर चले आए, आप उसको ले आकर डिबेट में उसकी चर्चा कर रहे हैं, मतलब हम अदालत को भी नहीं मानेंगे फिर तो? नहीं, अदालत को तो माननी चाहिए राकेश जी। और जो आपकी समस्या है, कल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आप ही की तरफ इशारा करके ये कहा है कि आपको जो भी दिक्कत है उसमें आप डिबेट नहीं करिए, उसके ऊपर आप ट्वीट नहीं करिए, बल्कि अदालत चले जाइए। और जुबैर को ये डायरेक्शन दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो आपके लिए भी शायद वही डायरेक्शन होना चाहिए। और शलभ जी जरा वो सुप्रीम कोर्ट का केस तो बताइए, जब हम नाक रगड़ रहे थे और वो सुप्रीम कोर्ट में कौन सा केस था, नाम बताइए। झूठ बोलने की भी कोई सीमा होती है शलभ जी, कौन सा केस था जरा बताइए मुझे, कौन सा केस था वो, कौन सा केस था, ये नहीं बता पाएंगे। बोलिए शलभ जी, बोलिए। कौन सा नहीं, हाँ ठीक है, मैंने सवाल आपका टॉस कर दिया अतिक भाई। यही केस था, वही केस था अतिक भाई, जिस केस में आपके लोग गए थे और हाई कोर्ट गए, पहले सुप्रीम कोर्ट गए। बिल्कुल, योगी जी के खिलाफ एक मुकदमा समाजवादी, अरे बता तो, अब क्या नाम ले, अरे वही तो बता रहे हैं, अरे सुन तो लीजिए, आप क्यों बेचैन हो गए। योगी जी के खिलाफ जिस मुकदमे में बाद में कोर्ट ने पाया कोई दोष नहीं है, उस मुकदमे को लेके आप पहले हाई कोर्ट गए, वहां से झटका खा के आए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए। आपने कहा कि योगी जी ने अपना मुकदमा खत्म करा लिया है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे केस को मॉनिटर किया, आपको लताड़ लगाई और कहा भागो यहां से, कुछ नहीं इसमें है, ये केस तो कोई दम नहीं बनता, ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड केस था। तो उस केस का, अरे आप उसकी बात करिए ना, क्यों। और आज भी चले जाइए, आज चले जाइए ना, आज भी तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, यहाँ चिल्लाने से क्या होगा। आज भी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, लेकिन आपको पता है कि सब झूठ है, आपको पता है सब फर्जी है, केवल टीवी चैनल पर बैठ के चिल्लाने से कुछ नहीं होता। आज भी कोर्ट के दरवाजे खुले हैं। आप तो अफजल गुरु के लिए भी गए थे, आप तो देश के आतंकवादियों के लिए भी गए थे, याकूब मेनन के लिए भी गए थे, याकूब मेनन को महापुरुष बताते हुए आप भी गए थे कि जाके फांसी रोक दीजिए। याकूब मेनन तो महापुरुष था। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। रहमान, अगर आपको नहीं सुनिए सर, इस तर्क वितर्क को मैं विराम देता हूं, आगे बढ़ता हूं, दोबारा संभल लौट कर आऊंगा। और मैं आपको कहता हूं कि अगर आपको लगता है कि गलत तरीके से फैसला वापस लिया गया, केस वापस लिया गया, जो शलभ मणि भी कह रहे हैं, तो सर आप लोग फिर से अदालत चले जाइए कि एक शख्स ने सीएम रहते हुए अपने ही फेवर में फैसला ले लिया, तो चले जाइए सर, अदालतें तो रात को 12 बजे भी खुलती हैं, तो सर चले जाइए, कोर्ट का जो वर्जन आएगा उस पर हम फिर से बातचीत कर लेंगे। आपके पक्ष में आता है तो बीजेपी से हम सवाल भी कर लेंगे आपके साथ मिलकर, इसलिए इससे आगे बढ़ता हूं। अब फराज किदवई जी, ये दीपा सराय है, याद रखना, मतलब क्या है भाई, दीपा सराय देश से बाहर है क्या? नहीं, बिल्कुल देश से बाहर नहीं है, फिर बिल्कुल देश से बाहर नहीं है। फिर और राकेश जी अब कंप्लीट करने दीजिएगा। देखिए अभी समाजवादी पार्टी के ऊपर विधायक जी ने, सुजाता जी ने और आपने, 3 लोगों ने एक बात कही, आतंकवादियों का जिक्र किया कि नहीं किया। ध्रुव सक्सेना कौन था?
मैं बताऊं आपको ध्रुव सक्सेना कौन था? एटीएस ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले आईएसआई के जिन 11 संदिग्धों को गिरफ्तार किया था, उसमें से ध्रुव सक्सेना जो था वो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का सदस्य था। बलराम यादव कौन था पता है आपको? बलराम यादव भारतीय जनता पार्टी का एक काउंसलर था, जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि पाकिस्तान की आईएसआई के साथ वो मिलकर के जासूसी करता था। प्रदीप कुरलेकर का नाम सुना होगा सबने, मुझे लगता है, जो कि पाकिस्तान की पीआईओ के साथ स्पाइंग कर रहा था, वहां की वुमेन विंग के साथ। सैफुल्ला फारूक का नाम सुना होगा ना, जो कश्मीरी पंडितों का हत्यारा तो था, बीजेपी ने ये जो आप कोट कर रहे हैं इस पर चलमड़ी जवाब देंगे, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, आप ही के पास हूं, आप ही के पास हूं फराज भाई, आप ही के पास हूं। सुनिए, ये सारे तर्क देकर जो उन्होंने कहा कि केस आपने वापस ले लिया, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं क्या? और दूसरी बात है, भाग क्यों गए ये पहले बताइए ना सर। ये दीपा सराय वाली धमकी क्यों दीपा सराय है, याद रखना। क्यों सरकार बदल जाएगी तो कबाड़ा कर देंगे? धमकी तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री देते हैं बिहार के, कि अगर कोई मुसलमान तुम एक थप्पड़ मारो तो सब लोग मिलकर के। अरे पहले बताइए ना, दीपा सराय है, क्या हो जाएगा दीपा सराय में जाकर? क्यों दीपा सराय की धमकी दी गई? क्या है दीपा सराय में ऐसा? धमकी तो रमेश बिजोड़ी संसद के अंदर खड़े होकर के क्या? अब फिर वही बात है, मतलब आपके सांसद के पिता जो कहे आप उस पर जवाब नहीं देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक समुदाय के खिलाफ एक फिर वही बात है, मोर्चा खोल रखा है, संसद से लेकर विधानसभा तक और विधानसभा से लेकर के भारत की। मैं आऊंगा शलभ जी, जवाब दीजिएगा, लेकिन सुजाता पांडे क्या हुआ? और बोल लीजिए, 20 सेकंड बोलना है तो सर आप बिल्कुल बोलेंगे। हाँ बोलिए। सैफुल्ला फारूक कौन था जिसने कश्मीरी पंडितों का हत्यारा, उसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया वार्ड नंबर 33 से लोकल बॉडीज को, और आप बात आतंकवादियों की करते हैं। सर, कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम के समय जिन लोगों की सत्ता थी सर, आप उनके साथ गठबंधन में रहे हैं, मंच शेयर किया जा रहा है, तो सर मत इतनी बातें जिसमें आप खुद घिरते हो। कश्मीरी पंडितों को ले जाकर बताना चाहिए था, या फिर जिनके साथ गठबंधन में गए उनके साथ पूछना चाहिए था सर। फिर आप नहीं, मैं बिल्कुल सिलेक्टिव नहीं हूं। आप सवाल उठा रहे हैं तो फिर आपसे भी ये सवाल बनता है कि आपने पूछा क्या? ठीक है सर, ठीक है। सुजाता 30 सेकंड बार फराज की दुबई आ गए। एक समुदाय विशेष के खिलाफ एक नैरेटिव सिर्फ है कि भाई एक समुदाय है, उस पर एक्शन नहीं होगा क्योंकि वो हमारा वोट बैंक है, और अगर होगा तो हम वही कार्ड लेकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, यही है छद्म समाजवाद की परिभाषा। अगर जो आप शायद उदाहरण भी दिख गया यहाँ पे कि किस तरह से सिर्फ एक समाज को, एक वर्ग विशेष को प्रशिक्षित, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सहलाने के लिए, उसको अपना वोट बैंक बनाए रखने के लिए किसी भी कुतर्क तक जाया जा सकता है। इसको कहा, ये बैठे हुए यहाँ पे इन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि बिजली की चोरी हो रही थी कि नहीं हो रही थी। इस बात का साफ जवाब दे, और अगर हो रही थी तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और अगर इस देश के नागरिक हैं और उन पर भी वही कार्रवाई लगती है। रोज तो बाबा साहेब अम्बेडकर का फ्लैग लगा के चल रहे हैं, और उसी बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान के नियम अनुसार तो नियम का उल्लंघन करते हैं। आप ये बताइए कि आप बिजली चोरी करेंगे तो आप पे कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आप आतंकवादियों की बात होंगे कुछ हिंदू ऐसे जो देश विरोधी कार्य में लिप्त होंगे, लेकिन क्या किसी भी हिंदू ने उनके लिए आवाज उठाई, कहा कि इनको छोड़ देना चाहिए? अरे समाजवादी पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो में, अपने पोलिंग मैनिफेस्टो में लिखा कि अगर हम सत्ता में आए तो ये सारे जो आतंकवादी घटनाओं में फंसे हुए जो मुस्लिम युवक है इनको छोड़ दिया जाएगा। उसको लेके वो हाईकोर्ट तक गए, हाईकोर्ट में उनको लताड़, ये सब रिकॉर्ड है। आप पाकिस्तान में ठीक है। सुजाता पांडे रोकता हूँ, शलमड़ी आप भी रिप्लाई करिए, फिर आता हूं फराज की दुबई। एक बार शलमड़ी को भी सुन लीजिए। सुजाता पांडे प्लीज बोलिए। शलभ भाई, इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाता होगा। तो राकेश भाई, हम बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा करते हैं, कार्रवाई करते हैं तो ये कहते हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। हम अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो समाजवादी पार्टी कहती है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। हम गुंडे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो समाजवादी पार्टी कहती है मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। हम जब आतंकवादियों के खिलाफ, गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तब समाजवादी पार्टी कहती है कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। अरे भाई, उनको समझाओ कि इन सब चीजों में क्यों लिप्त रहते हैं। बिजली चोरी होती है तो बिजली चोरी में क्यों उनका नाम आता है, आतंकवादी घटनाओं में क्यों उनका नाम आता है। समय थोड़ा सा कम है, मेरे पास 15-20 सेकंड है। शलभ भाई, आपको रोकता हूं। फराज की दुबई, मेरे 2-3 सवाल हैं और एक शब्द में अगर जवाब दे देंगे तो सर ज्यादा कंक्लूसिव हो जाएगा। बिजली
चोरी का जो आरोप लगा उसमें दम है कि नहीं, हाँ या ना? ये साबित हो गया कि बस साहब क्या नहीं तो मैं तो आरोप की बात कर रहा हूं, साबित तो कोर्ट से गलत है। तो उसके पहले विक्टिम कार्ड मत खेलिए। सड़क पर सीढ़ी बनी कि नहीं बनी? सड़क सीढ़ी बनाने के लिए होती है, बिना नक्शे के घर बना कि नहीं बना, पत्थर वहां पर चला कि नहीं चला सर? तो सर जो चीजें दिखती है कम से कम उस पर विक्टिम कार्ड मत खेला करिए, मेरा सिर्फ ये कहना है। वरना लोग पलटकर सवाल पूछते हैं कि यही स्ट्रेटजी है क्या? चलिए वक्त इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।